हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, नई यूनिट है और काफी इंटरेस्टिंग है। तो हम सबसे पहले सेल साइकिल के बारे में बात कर लें। किसी सेल में डिवीजन जब होता है तो वो डिवीजन के क्या इवेंट होते हैं। तो सबसे पहले सेल डिवीजन में हम यही पढ़ते हैं। सेल जब डिवाइड हो रही होती है तो एक सीरीज में डिवाइड हो रही होती है, तो इसके इवेंट्स के बारे में हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे कि सेल साइकिल क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन, देन माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, ये दो तरह के डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। उससे पहले हम एक सेल साइकिल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सेल साइकिल क्या है देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ ऑल इवेंट by which a cell duplicates its genome। एक ऐसा सीक्वेंस है, एक इवेंट चल रहा है सेल साइकिल में और उसका सीक्वेंस ऐसा चल रहा है कि जहां पे एक सेल जो है वो डुप्लीकेट कर रही है इट्स जीनोम को, दैट मीन जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को, या कह ले सीरीज ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। कुल मिला के सेल अपने जीनोम को जो डुप्लीकेट कर रही होती है, तो एक इवेंट चल रहा होता है, उसे हम बोलते हैं सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल की कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं कि सेल ग्रोथ करती है, रेप्लिकेट करती है, डिवीजन करती है, और ये सारा कुछ जो होता है जेनेटिक कंट्रोल में होता है, दैट मीन्स न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है और कोऑर्डिनेट मैनर में होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए ही ये सब चीजें कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जेनेटिक कंट्रोल में होता है और कोऑर्डिनेट मैनर में होता है। ये नहीं कि एक इवेंट के बाद एक स्किप हो जाए उसके बाद अगला इवेंट हो जाए, सारे इवेंट जो है कोऑर्डिनेट मैनर में चल रहे होते हैं। फिर से देखते हैं। बेसिक फीचर कहता है कि सेल ग्रोथ करती है, रेप्लिकेशन करती है, उसके बाद डिवाइड करती है, और ये सारा अंडर जेनेटिक कंट्रोल होता है, एक कोऑर्डिनेट मैनर में होता है। ठीक है, मेन इवेंट इसके यही होते हैं कि डीएनए रेप्लिकेट करता है और सेल डिवाइड होती है। यही मेन इवेंट है सेल साइकिल और सेल डिवीजन के। देखो होता क्या है, ये एक सेल ली हमने, सेल में ग्रोथ हुई, दैट मीन्स कि साइटोप्लाज्म जो है, सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो इन बिहाव बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि सेल में ग्रोथ हुई। डीएनए रेप्लिकेट क्यों होगा भाई? डीएनए इसलिए, अब साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ने लगा है। ठीक है, तो क्या होता है कि डीएनए का कंट्रोल जो है वो सेल पे खत्म होने लगता है। भाई जब छोटी चीज होती है तो डीएनए उसको आराम से कोऑर्डिनेट कर लेता है, लेकिन अब साइटोप्लाज्म का इवेंट बढ़ रहा है, तो साइटोप्लाज्म का जैसे जैसे मैक्सिमम एरिया बढ़ने लगता है, डीएनए को जरूरत पड़ जाती है रेप्लिकेट करने की, क्योंकि अब सेल जो है एक सेल दो सेल में डिवाइड होगी। ठीक है, कंटेंट बढ़ता जा रहा है, तो कंटेंट बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस का कमांड जो है वो सेल पे खत्म होने लगता है। तो जहां न्यूक्लियस को दिखा कि भाई मेरी सत्ता जा रही है, तो न्यूक्लियस धीमे धीमे क्या करता है, अपने जीनोम को डबल करने लगता है, मीन्स अपने डीएनए को रेप्लिकेट करने लगता है। क्यों? क्योंकि हमें एक सेल के अंदर अब धीमे धीमे दो न्यूक्लियस डिवाइड करने हैं। न्यूक्लियस डिवाइड होगा और ये सेल जो है इक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम लेके दो अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएगी। यही होता है सेल डिवीजन, इसी को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। एक सेल है, मान लो इसमें ग्रोथ होने शुरू हुई, यहाँ पे मान लो 46 क्रोमोसोम थे, इसके बाद माइटोसिस की बात कर रहे हैं क्योंकि वही इक्वेशनल डिवीजन होती है, पहले माइटोसिस की बात करें। मान लो इसके पास 46 क्रोमोसोम है सेल के अंदर, सेल में ग्रोथ हुई तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म का जब बढ़ना स्टार्ट हो गया तो ये जो न्यूक्लियस बेचारा पड़ा है, इसके अंदर क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास, पता है। ईच एंड एवरी सेल जो कि डिप्लॉयड होती है उसके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 23 हमें मदर से मिलते हैं और 23 हमें मिलते हैं फादर से मिलते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ऑल ओवर जो है ना वो डिप्लॉयड सेल है 46 क्रोमोसोम के साथ। सिर्फ हमारे जो गैमीट सेल होते हैं, फीमेल्स में ओवम्स होते हैं, और जो मेल्स होते हैं उनमें स्पर्म सेल होती है, वो हैप्लॉइड होती है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेट होगा। ठीक है, सेल ग्रोथ होगी तो क्या करेगा, ये जो 46 क्रोमोसोम जो है ये डबल हो जाएंगे
और जो पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल, जो नई दो सेल बनेगी, उनमें इक्वल अमाउंट में 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे। यही तो है सेल डिवीजन। इक्वल अमाउंट में पेरेंट सेल के बिहाफ पे इक्वल अमाउंट में डॉटर सेल में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाए। भाई तुम्हारी हाथ की सेल है, ठीक है, अगर ये डिवीजन करेगी तो इसके पास अगली सेल है, उसके पास भी तो 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, है ना। तो सेम टू सेम रेप्लिकेशन होना चाहिए, सेम टू सेम कॉपी बननी चाहिए। यही है सेल डिवीजन, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि सेल ग्रोथ की, तो हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की, और ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। डीएनए रेप्लिकेशन बार बार नहीं होता है। डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल में एस फेज में होता है। अब हम थोड़ा सेल साइकिल के बारे में देखो। सेल साइकिल कुछ इस तरह की होती है। ये है सेल साइकिल, ठीक है, जिसमें G1 फेज होती है, S फेज होती है, G2 फेज होती है, उसके बाद आती है M फेज। M फेज वो फेज होती है जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। दैट मीन्स प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज एंड एनाफेज। ये कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है। मतलब कि इस फेज में क्या होता है, न्यूक्लियस जो है आपका डिवाइड करता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, तब हम बोलते हैं कि साइटोकाइनेसिस हो रही है। कहने का मतलब है सेल पहले G1, S और G2 को फॉलो करेगी, इसको हम बोलते हैं इंटरफेज। और M फेज में जब सेल आएगी तो वो क्या करेगी, न्यूक्लियस को डिवाइड करेगी। वहां पे 4 इवेंट होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, और उसके बाद वो साइटोकाइनेसिस करेगी, न्यूक्लियस डिवाइड करेगी। फिर जब साइटोकाइनेसिस होगा उसके बाद सेल 2 बराबर भागों में टूट जाएगी। तो किसी भी सेल साइकिल के 2 मेन इवेंट होते हैं। फर्स्ट फेजेस ऑफ सेल साइकिल में 2 इवेंट होते हैं, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज, ठीक है। इंटरफेज को हमने 3 कैटेगरी में डाला हुआ है कि G1, S और G2, ठीक है। कहने का मतलब है एक गैप बिटवीन 2 सक्सीनियस एम फेज। ये एम फेज है, दिस इज एम फेज। तो G1 क्या है, एक एम फेज से दूसरे एम फेज तक का जो गैप होता है उसको हम इंटरफेज में डालते हैं। इंटरफेज ये पूरा इवेंट जिसमें G1, S और G2 आ जाए, इसको हम बोलते हैं इंटरफेज। और इंटरफेज क्या होता है, गैप होता है इन बिटवीन एम फेज या रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं इंटरफेज को, क्योंकि इस फेज में सेल डिवाइड करती है, रेप्लिकेट करती है, तो सबसे ज्यादा टाइम टेकन जो प्रोसेस होता है वो इंटरफेज में होता है। ये जो आपकी ये तीनों फेज है ये इंटरफेज में आ गए, ठीक है। फिर आता है एम फेज। अच्छा, इंटरफेज जो होता है टोटल सेल साइकिल का 95% टाइम ले लेता है। सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग जो होता है वो होता है आपका इंटरफेज, ठीक है। फिर आता है इंटरफेज के बाद जब सेल है वो एम फेज में आ जाती है, और एम फेज जो होता है एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। एक्चुअल सेल जो डिवाइड होती है, माइटोसिस होता है, वो यहीं पे होता है, और इसी को हम बोलते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज। ड्रामेटिक क्यों बोलते भाई कभी सेल में सेंट्रियोल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे क्या होते हैं, प्रोफेज में सारे डिसअपियर हो जाते हैं, और फिर उधर टीलोफेज आते आते सारे वापस आ जाते हैं, एनाफेज आते आते। तो कैसे आ जाते हैं, क्या कोई जादू है? सेल में ये सारी चीजें गायब हो रही हैं और फिर से वापस आ रही हैं, तो जादू नहीं होता है और ना ही ये डिसअपियर होती है। एक्चुअली क्या होता है, जब प्रोफेज स्टार्ट होती है, सपोज मान लो आपके पास गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी क्या है, बहुत सारी वेसल्स है, एक साथ गैदर हो जाती है, गोल्जी बॉडी बना लेती है। तो गोल्जी बॉडी क्या होती है, जब प्रोफेज होता है तो ये सारी जो वेसल्स हैं ये सारी डिसअसेंबल हो जाती हैं। तो जब असेंबली ही नहीं होगी तो ये अपना फंक्शन कैसे करेगी? तो एग्जैक्टली क्या होता है, ये डिसअपियर नहीं होती हैं, ये क्या होती है, डिसअसेंबल हो जाती हैं। क्योंकि पूरी जब असेंबली एक यूनिट ही खत्म हो जाएगी तो वो फंक्शन कैसे करेगी? डिसअपियर नहीं होती है, डिसअसेंबल होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इंटरफेस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो एक ह्यूमन सेल का अगर हम कल्चर मीडियम की, कल्चर जानते हो ना, लैब में हम कोई एक्सपेरिमेंट करें किसी मीडियम में, उसको बोलते हैं कल्चर। तो अगर हम लैब में ये सारा इवेंट कराएं तो इसको 24 आवर्स लगते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन है। और ईस्ट सेल सिर्फ 90 मिनट में अपना डिवीजन पूरा कर लेती है।
तो सबसे कम समय जो लगता है वो ईस्ट सेल को लगता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, हम इंटरफेस को डिटेल से जानते हैं। इंटरफेस में हम G1 फेज की बात कर रहे हैं। एक सेल है, ठीक है, ये क्या कर रही है, G1 फेज में आ गई। ये एक्चुअली हमारी बॉडी में होता है, लेकिन G1 एस G2 ये सेल को नहीं पता है कि हमें G1 में जाना है, अब एस में जाना है और G2 में जाना। भैया ये तो बहुत कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, इतना फास्ट होता है कि सेल डिसाइड नहीं करती है G1। ये तो हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए डिवाइड किया हुआ है। भाई हमने किसी का जब एक्सपेरिमेंट करने बैठते हैं लैब में, तो हम देख रहे हैं अरे G1 में ये हुआ, अरे ये वाले फेज में डीएनए रेप्लिकेट करो, चलो इसको एस फेज में डाल देते हैं। या G2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बन रहा है, चलो हम इसको G2 में डाल। तो हमने ये अपने कन्वीनियंट के लिए कर रखे हैं। एग्जैक्टली सेल के अंदर नहीं होता है कि G1 ऐसे खाचे कटे हैं और G1 एस G2 चल रहा है, ये हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए बना रखे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि G1 फेज सेल आई, जिस सेल को डिवीजन करना है वो G1 फेज में आई। G1 फेज में क्या होगा, सेल में ग्रोथ होगी। ग्रोथ कैसे होगी कि साइटोप्लाज्म बढ़ा, दैट मीन्स ग्रोथ हुई। एंजाइम बनेंगे क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होना है, बहुत सारा प्रोटीन बनाना है, भाई सेल को डिवीजन करना है ना, एस फेज में आके रेप्लिकेट करना है सेल को, तो उसके लिए उसको प्रोटीन चाहिए, तभी तो डिवाइड करेगी। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये सारा G1 फेज में जाके होगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनेगा, क्यों, क्योंकि हमें एस फेज में रेप्लिकेशन करना है, और आपको पता है कि रेप्लिकेशन बिना पॉलीमरेज के नहीं होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ बनेगा, यहीं पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहीं पे ट्रांसलेशन भी होगा, सेल ग्रोथ भी करेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम जो है वो G1 लेता है, G1 देन S एंड देन G2। इंटरफेस 95% टाइम लेती है, लेकिन उससे भी ज्यादा टाइम जो है वो G1 लेता है, सबसे ज्यादा टाइम, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम काम होना होता है। भाई यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी आपके सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स हैं वो क्या करते हैं, वो डुप्लीकेट करते हैं, भाई उनको भी डिवाइड होना है, तो वो डुप्लीकेट्स करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, तो मैक्सिमम टाइम सेल यहाँ पे लेती है। ठीक है, उसके बाद सेल G1 में आ गई। अब कुछ ऐसी सेल्स हैं जो G1 में आने के बाद डिसाइड करती है कि हमें तो डिवाइड नहीं होना है, हम कुछ और करेंगे, तो वो इससे एग्जिस्ट कर जाती हैं। G1 में आने के बाद डिसीजन लेती हैं कि हमें डिवाइड होना है या नहीं होना है। जिस भी सेल को डिवाइड नहीं होना होता है वो पहले G1 तक तो आएगी, उसके बाद वो एग्जिस्ट कर जाएगी, तो वहां पे G0 फेज आ जाएगी। लेकिन इसको हम अभी नहीं करेंगे, हम इसको सबसे लास्ट में करेंगे G0 के बारे में। ठीक है, सेल यहां तक आ गई, ग्रोथ हो गई, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, प्रोटीन बना लिया इसने, पॉलीमरेज एंजाइम सब बना लिए, अपने सारे हथियार इसने तैयार कर लिए। अब ये एस फेज में आ गई, सेल एस फेज में आ गई, तो डीएनए ने रेप्लिकेशन कर लिया। डीएनए रेप्लिकेशन का पता है ना, डीएनए अपनी ही जैसी कॉपी तैयार कर लेती है, रेप्लिकॉन बोलते हैं उसको, रेप्लिका बना लेती है। रेप्लिका मीन्स सेम टू सेम कॉपी बना लेना। मुझे अगर किसी को नोट्स देने हो तो अगर मैं उसे जीरोक्स करा के दूं तो वो सेम टू सेम आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, अगर मैं एक बार हैंड नोट तैयार करूं, फिर किसी स्टूडेंट को मुझे फिर से हैंड नोट देने हो तो मैं फिर से हैंड से बनाऊं, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ना उन दोनों नोट्स में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, नोट्स पास आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जीरोक्स कराते हैं। तो यहाँ पे डीएनए क्या करता है, अपना जीरोक्स बनाता है, मीन्स अपनी रेप्लिकॉन बनाता है, सेम टू सेम कॉपी बनाता है कि अगली सेल में जो इंफॉर्मेशन जाए डीएनए की वो सेम जाए। मेरे हाथ की सेल डिवाइड कर रही है, रेप्लिकेट कर रही है अंदर, अब जो नया वाला सेल तैयार होना है ना, उसमें भी 46 क्रोमोसोम जाने चाहिए। ठीक है ना, कम नहीं जाने चाहिए, सेम टू सेम जाने चाहिए। तो डीएनए अपना अमाउंट बढ़ा लेता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा। यहाँ पे सेंट्रियोल डिवाइड करेगी अगर एनिमल सेल है तो, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होती है। सेंट्रियोल का काम क्या होता है, अपोजिट पोल्स पे आके स्पिंडल फाइबर वगैरह जब बनते हैं ना, तो सेंट्रियोल का बहुत ज्यादा रोल होता है वहां पे, एनिमल सेल में होता है ये। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन बनेगा, डीएनए है, डीएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन होता है, वो भी यही बनेगा, उसकी सिंथेसिस भी यही होगी। अमाउंट ऑफ डीएनए जो है, डीएनए का अमाउंट बढ़ जाएगा इस फेज में, डीएनए का अमाउंट बढ़ जाएगा, डीएनए का नंबर नहीं बढ़ेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इंक्रीज नहीं करेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हमें एन फेज में जाके दिखते हैं।
तो डीएनए का अमाउंट बढ़ जाएगा। अगर डीएनए 2C है तो डीएनए 4C हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट बढ़ जाएगा, नंबर नहीं बढ़ेगा। देन सेल आ गई है G2 फेज में, तो प्रिपरेशन करेगी यहां पे वो माइटोसिस के लिए, दैट मीन्स सेल डिवीजन के लिए, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम G2 में लगेगा। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि मैक्सिमम ग्रोथ होती है यहाँ पे G2 में। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे बोलते हैं इसको पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, प्रिपरेशन करेगी सेल कि हमें डिवाइड होना है, इतना सारा कंटेंट इकट्ठा करेगी डिवीजन करने के लिए। ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस यही होगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो क्या करता है, स्पिंडल फाइबर बनाने का काम करता है। जब डीएनए अपोजिट पोल पे जा रहे होते हैं इन एनाफेज में, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बहुत रोल होता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए। तो ये स्पिंडल फाइबर बनाएगा। तो यहाँ पे इसमें क्या क्या होने वाला है, G2 में प्रिपरेशन होगी माइटोसिस की एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। इसी को हम बोलते हैं, ये नीट में आया है कि मैक्सिमम ग्रोथ सेल की कहाँ होती है, इन G2 फेज। हालांकि जीवन में भी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, लेकिन अगर तुम्हारी एनसीईआरटी ने ये दे दिया तो इसको हमें यही मान के चलना है कि G2 में मैक्सिमम ग्रोथ होती है। ठीक है, अब G1 एस G2 तक सेल आ गई। ठीक है, अब हम पढ़ लें क्या कि G1 से जब एग्जिट करती है कोई सेल, मान लो किसी सेल को डिवीजन नहीं करना है, तो वो G0 में आ जाती है, G0 फेज, जिसको हम बोलते हैं क्विसेंट फेज बोल लो या सस्पेंडेड फेज बोल लो। सस्पेंडेड फेज का मतलब है सेल ग्रो करेगी साइज में और अपनी परफॉर्म एक्टिविटी करेगी सारी, ठीक है, अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। ठीक है, सेल ग्रो करेगी अपना स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, बट नो पॉलिफरेशन। नो पॉलिफरेशन का मतलब है डिवाइड नहीं करेगी ये सेल। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिव होगी। हर सेल जो कि लिव है, अलाइव है, जिंदा है, वो मेटाबॉलिक एक्टिव होती है। अगर मेटाबॉलिक एक्टिव नहीं है दैट मीन्स कि सेल जो है वो डेड हो गई। और एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, और यहाँ पे सेल क्या करेगी, एग्जिट कर जाएगी। भाई मुझे नहीं करना डिवाइड, मेरा मन नहीं है डिवाइड करने का, मैं क्यों डिवाइड करूं। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं करेगी। इसको बोलते हैं सस्पेंडेड फॉर G1 फेज। सस्पेंडेड इसलिए बोलते हैं कि सस्पेंडेड वर्ड जो है वो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया और सस्पेंडेड पे ही क्वेश्चन आया था कि विच फेज इज सस्पेंडेड, तो G0 फेज। तो देखें, सेल ग्रो इन साइज, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन के लिए सेल जो है ग्रो करेगी बट पॉलिफ्रेट नहीं करेगी, दैट मीन्स टू से डिवाइड नहीं करेगी। अब सेल एग्जिट तो कर रही है साइकिल से, तो सेल का बाहर जाना, सेल का सेल साइकिल से बाहर जाना, ये भी दो चीजों पे डिपेंड करेगा कि या तो ये टेम्परेरी जाएगी या परमानेंटली जाएगी। टेम्परेरी कैसे जाती है देखते हैं। परमानेंट सेल ऑफ प्लांट ये टेम्पररी मूव करेगी, जब मन होगा फिर से जीवन में आ जाएगी डिवाइड होने के लिए। याद करो जब एनाटॉमी पढ़ी होगी अगर, तो जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा होता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो कॉर्टेक्स के सेल है जो परमानेंट हो चुके हैं वो फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बना लेते हैं, कैम्बियम बना लेते हैं, कैम्बियम रिंग बनाते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, वो रिजल्ट है क्या, परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक सेल का दोबारा बनना। इट्स इज अ डी डिफरेंशिएशन टिश्यू। डी डिफरेंशिएशन करते हैं ना, परमानेंट से फिर से डिवाइडिंग सेल बना लें। अरे भाई परमानेंट हो गए हैं तो उनका रोल तो फिक्स हो गया है ना, लेकिन वो फिर से डिवीजन करने लगे, तो वही होता है टेम्पररी एग्जिस्ट करना। मीन्स सेल जो है टेम्पररी एग्जिस्ट कर रही है कि हम फिर से वापस आएंगे, हम अभी कहीं गए नहीं हैं। एक होता है आपका परमानेंट एग्जिस्ट कर जाए, मतलब हम निकल गए तो निकल गए, अब अंदर नहीं आएंगे, अब अंदर नहीं आएंगे कुछ भी हो जाए। तो परमानेंट के दो एग्जाम्पल, एक तो आपकी जो हार्ट सेल होती है वो क्या करती है, वो एक बार डिवीजन कर लेती है कब, जब आप इन दी फॉर्म ऑफ जाइगोट होते हो और जब आप अपनी मदर के वोम में होते हो और आपका डेवलपमेंट चल रहा होता है एम्ब्रियोनिक फेज वाला, तब आपकी हार्ट सेल जो है ना बहुत डिवाइड करती है, मल्टीपल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस होता है। लेकिन जब आप एडल्ट एज में आ जाते हैं, अब आपको मैं जब हूं तो क्या मेरी हार्ट सेल अब डिवाइड कर रही है, नहीं, ये मैच्योर हो चुकी है। हार्ट सेल नेवर डिवाइड व्हेन यू आर इन अडल्टहुड।
ओनली डिवाइड व्हेन यूर इन एम्ब्रियोनिक फेज एंड योर मदर वोम्स। जब आपने माँ के गर्भ में होते हैं तभी आपकी हार्ट सेल जो है उस समय बहुत डिवाइड कर रही होती है, क्योंकि उस समय उसको मैच्योरिटी के लिए सेल्स बनानी है। मैच्योर होने के बाद हार्ट सेल दोबारा डिवाइड नहीं करती। इसी तरह आपकी जो नर्व सेल होती है न्यूरॉन की, आपका न्यूरॉन जो होता है, आपको क्या लगता है ये बार बार डिवीजन करेगी? एक बार बन गई तो बन गई, ठीक है। अब आपको अडल्टहुड में आपकी नर्व सेल डिवीजन कर रही है? नहीं कर रही है, ये परमानेंट हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है, इसका काम फिक्स हो गया, रोल फिक्स, काम खत्म, टाटा बाय बाय, अब नहीं करेगी ये, ठीक है। तो आई होप सेल साइकिल के ये सारे फेजेस अभी हमें समझ में आ गए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो अमाउंट हमने बढ़ाया है ना एस फेज का, 2C से 4C किया है, उसको हम मैथमेटिकली जानेंगे कैसे 2C से 4C हुआ, क्रोमोसोम नंबर कैसे चेंज हुए। तो आज के अभी के वीडियो में लेक्चर 1 में इतना ही। लेक्चर 2 में इसी को हम आगे करेंगे, 2C एंड 4C के बारे में डिस्कस करें। तब तक के लिए बाय बाय।